बच्चों कल की वीडियो में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 में हमने रसायन विज्ञान की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की थी। आज हम उससे आगे के भाग को समझने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री की तो वैसे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, पर मेनली जो इंटरमीडिएट के कोर्स में हमको पढ़ना है और उसकी पहली ब्रांच का नाम है अकार्बनिक रसायन, दूसरी ब्रांच का नाम है कार्बनिक रसायन और तीसरी ब्रांच का नाम है भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन को इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक रसायन को इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब इनकी डेफिनेशंस हमको याद करनी है। तो डेफिनेशंस कैसे याद हो, उसके लिए हमेशा याद रखो कि किसी भी चीज़ का जो नाम रखा जाता है उसके नाम रखने की वजह होती है, तो उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन होती है। तो इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। तो जैसे हमको मान लीजिए कार्बनिक से शुरू करना समझने की कोशिश करते हैं। ये कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन याद करनी है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कार्बन। अब कार्बन में अगर हम ना पे छोटी की मात्रा लगा दें और का लिखते हैं तो क्या बन गया, कार्बनिक। तो ये कार्बनिक किससे बना, कार्बन से। यही कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन है। कार्बन या कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन हम जिस रसायन में करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी कार्बनिक रसायन कहलाती है। एक बार फिर सुने, कार्बन या कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब हमको मान लो अकार्बनिक रसायन की याद करनी है, तो हम कार्बनिक रसायन में आ लगा दें तो ये बन गया अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक, जब हम कार्बनिक में कार्बन की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो अकार्बनिक क्या होगी, बिना कार्बन की। तो कार्बन के अलावा जितने भी पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से अकेले कार्बन को कार्बनिक रसायन में पढ़ा जाता है, बाकी 117 तत्वों को हम अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई अकार्बनिक की, कार्बन के अतिरिक्त जितने भी तत्वों का हम अध्ययन कर, शेष तत्वों का अध्ययन हम जिस रसायन में करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। और कार्बनिक रसायन क्या थी, कार्बन या कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन हम जिस रसायन में करेंगे वो हमारी कार्बनिक रसायन हो गई। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नंबर 1, अकार्बनिक रसायन। कार्बन के अतिरिक्त शेष पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाती है। तो ये होगी अकार्बनिक रसायन की डेफिनेशन, कार्बन के अतिरिक्त शेष पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं
या किया जाता है वो कार्बनिक रसायन कहलाती है। नंबर 2 कार्बनिक रसायन। कार्बन या कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो कार्बन या कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा वो क्या कहलाएगी? कार्बनिक रसायन कहलाएगी। नंबर 3 भौतिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अक्रियाओं के वेग का अध्ययन कर उनकी क्रियाविधि के विषय में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। भौतिक रसायन कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम विभिन्न क्रियाओं के वेग पर, मतलब कोई क्रिया तेज हो रही है, धीमी हो रही है, उत्पाद बढ़ाने कारक बढ़ाने से उसका वेग बढ़ रहा है, घट रहा है, ताप बढ़ाने से वेग बढ़ रहा है, घट रहा है, सांद्रण बढ़ाने से वेग बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं और उस क्रिया की क्रियाविधि पर या उसके क्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों का अध्ययन हम जिस रसायन में करेंगे वो हमारी भौतिक रसायन कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 ब्रांचें पढ़ी, तीनों की हमने डेफिनेशन याद करी। अकार्बनिक रसायन कार्बन के अतिरिक्त शेष पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह अकार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बनिक रसायन कार्बन या कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन जिस रसायन में किया जाता है, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं के वेग का अध्ययन कर उनकी क्रियाविधि के विषय में महत्वपूर्ण
निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं भौतिक रसायन कहलाती है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का बताते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में एक शब्द आता है परमाणु। तो वो हर बार बगैर परमाणु की केमिस्ट्री अधूरी है, तो पहले हम परमाणु समझेंगे। इंग्लिश में इसे एटम कहा जाता है। परमाणु क्या है? वैसे तो परमाणु को दिखाया नहीं जा सकता नॉर्मल ज़िंदगी में, बट इसको समझने की कोशिश करते हैं फिर भी। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं ही पूछूं कि ये दीवार, कमरों की दीवार किससे मिलके बनी है, तो आप ये आंसर देंगे कि सर ये ईंटों से मिलके बनी है। अब हम फिर क्वेश्चन करें कि ईंट किससे मिलके बनी है, तो आप कहेंगे सर कि मिट्टी से मिलके बनी है। और हम कहें मिट्टी किससे मिलके बनी है, तो आप कहेंगे कि सर छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। अब हम फिर क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे कण किससे मिलके बने हैं, तो आप कहेंगे सर छोटे कण किससे मिलके बने हैं। तो फिर ये दिक्कत होगा, क्या छोटे कणों से भी मिट्टी के छोटे कणों से भी छोटे कण हमने लाइफ में देखे हैं? जब रोशनदान से आती हुई लाइट आप देखते हैं तो उनमें छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो मिट्टी के कणों से भी छोटे हैं, लेकिन वो नॉर्मल लाइट में दिखाई नहीं देते, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा लाइट चाहिए। तो इससे पता चलता है मिट्टी से भी छोटे कण हमारी लाइफ में होते हैं। अब वो जो छोटे कण हैं उनको हमने और ज़्यादा छोटा तोड़ा, और तोड़ते तोड़ते एंड में कितना छोटा कण मिला जो हमसे नहीं टूटा। वो हमारा क्या था? वो हमारा परमाणु था, परम अणु, जो हमसे और ज़्यादा विभाजित नहीं हुआ या नहीं टूटा, उसको वैज्ञानिकों ने परमाणु बोला। तो यहाँ से परमाणु की डेफिनेशन होगी कि किसी तत्व या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परंतु रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। परमाणु कहलाता है। तो किसी तत्व या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जैसे अब ये तो समझ में आ गया, छोटे से छोटा कण होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। स्वतंत्र अवस्था से मतलब है कि एक अकेला परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। कम से कम दो परमाणु आपस में मिलकर के रहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। रासायनिक अक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। तो रासायनिक जब वो अक्रियाएं करता है तो वो अपने और उससे जितना बड़ा वो होता है उससे ज़्यादा छोटा टूटता नहीं है। अब टूटने को विज्ञान में या केमिस्ट्री में हम लोग अपघटित कहते हैं। अपघटित मतलब घटना। कोई चीज़ घटती कब है? जब वो टूटती है। तो
इसकी पूरी डेफिनेशन है, किसी तत्व या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक प्रक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो अब परमाणु अगर ये समझ में आ गया तो इसके आगे हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जैसे मनुष्य है, मनुष्य की कोई भी प्रकृति में कोई भी चीज़ है तो उसकी कोई ना कोई संरचना होती है। जैसे मनुष्य की संरचना क्या है? मनुष्य की संरचना है, उसमें ऊपर सर है, देन उसके नीचे 2 आँखें हैं, बीच में नाक है, मुंह है, देन गर्दन है, 2 हाथ है, धड़ है, देन 2 पैर है। तो इस तरीके से जैसे मनुष्य की संरचना, दुनिया में कहीं भी जाइए तो मनुष्य की यही संरचना होगी, नाक हमेशा 2 आँखों के बीच में ही पाई जाएगी। उसी तरीके से अगर मनुष्य की संरचना है तो अगर एटम या परमाणु पाया जाता है तो उसकी भी कोई संरचना होगी। तो संरचना क्या है एटम की, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। परमाणु जो होता है, परमाणु के मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है। इसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाएं पाई जाती हैं। जिनमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु की संरचना है। इसको फिर से हम समझते हैं, हम रटेंगे नहीं, हम इसको डायग्राम के से हम इसकी भाषा लिखना सीखेंगे। ठीक है, इसकी भाषा आप खुद लिखेंगे इस डायग्राम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझने की कोशिश करते हैं। हम साइंस क्या है, साइंस को एक क्रम जैसे बताया गया था, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अगर आप किसी को प्रेजेंट कर दोगे वो चीज़ साइंस हो जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बुक में रखा वही रटा जाए, ये इसी डायग्राम से हम लिखना सीखेंगे। जैसे हम बोलेंगे या तो बाहर से अंदर की ओर चलेंगे या अंदर से बाहर की ओर। तो परमाणु के मध्य में, ये बीच वाला भाग है, तो मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे नाभिक कहते हैं। ये धनावेशित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाएं पाई जाती हैं। बंद कक्षाएं पाई जाती हैं जिनमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमारा परमाणु की संरचना हुई। इनमें से अगर एक भी चीज़ इसमें कम है तो फिर वो ये परमाणु नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए परमाणु, तब ये पूरा परमाणु कहलाता है। अब इसके बाद आपको इसके डायग्राम से इसकी भाषा लिखने की घर की कोशिश करेंगे। परमाणु संरचना लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर इसकी भाषा लिखेंगे। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। अब आता है परमाणु क्रमांक।
या परमाणु संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे अगर किसी परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक 3 है। परमाणु क्रमांक 3 तो प्रोटॉन की संख्या 3, तो परमाणु क्रमांक 3 कितना हो जाएगा 3। और प्रोटॉन की संख्या 4 है तो परमाणु क्रमांक 4, मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसकी परमाणु क्रमांक हो जाता है। या यूँ भी कह सकते हैं कि अगर किसी का परमाणु क्रमांक दे रखा है तो आपको प्रोटॉन की संख्या पता है। इसके बाद हमें पढ़ना है परमाणु भार। एटॉमिक वेट। किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स की संख्या परमाणु भार कहलाता है। जैसे इस परमाणु में 3 प्रोटॉन है और इसमें 3 ही न्यूट्रॉन कर दें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या टोटल कितनी है 3 और 3 6, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा ठीक। इस आधार पर हमको एक संबंध मिल जाता है या हो जाता है परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो अगर हमारे पास 2 चीज़ें दे रखी है ना, तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। प्रोटॉन की संख्या दे रखी है न्यूट्रॉन की, तो परमाणु भार निकल जाएगा।
परमाणु भार और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है तो प्रोटॉन की संख्या निकल आएगी, और परमाणु भार और प्रोटॉन की संख्या दे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो इसके हम न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि किसी भी परमाणु में, नोट करके आप लिख सकते हो, परमाणु में प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है। ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हमको तीन चीज़ें पता है। अगर हमको प्रोटॉन पता है तो हमको इलेक्ट्रॉन्स पता है, और अगर प्रोटॉन पता है तो परमाणु क्रमांक पता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर हम एक चीज़ इनमें से कोई भी पता है तो हमको तीन चीज़ों पता है। तो ये भी सवाल करने के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए जरूरी है, ये इतना हमको जरूरी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। पार्ट 3 बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3, ये पार्ट बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर